चलिए, ये आपका क्लास 11th की बायोलॉजी है, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका टॉपिक है। चैप्टर ये है फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप आराम से ध्यान से समझिएगा तो जब ये लेक्चर में पढ़ा दूंगा, जब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद आप नीट का एग्जाम जो है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके क्वेश्चन बैंक से बनाइए। मैं भी क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको इसी पढ़ाने के क्रम में, तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो और जो 10+2 में बायोलॉजी रखे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि कौन से क्राइटेरिया के अनुसार कहेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है। ठीक ना? तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम इसमें एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कैरेक्टर को ज़्यादा ध्यान देंगे। तो लिविंग थिंग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें से कुछ को देखेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कंसस। और देखते हैं, पहला देखिए क्या कहता है। कहता है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग आखिर है क्या, है ना? तो कहता है कि लिविंग थिंग्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कॉमनली पाया जाता है सारे लिविंग थिंग्स में, वो क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी। कहता है कि कुछ और भी फीचर्स हैं किसके, लिविंग थिंग्स के, जो क्या है, आउटसाइड ना होके बॉडी के इनसाइड। जैसे मान लीजिए हम बोले ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? बाहर से दिख रहा है कि मान लीजिए कोई 2 फीट का है या 4 फीट का है, 5 फीट का है, तो ग्रोथ क्या हुआ? ये एक्सटर्नल फीचर्स है। रिप्रोडक्शन क्या है? 1 से 2 फैमिली हो गए, 2 से 4 हो गए। सेंसिटिविटी इस तरह, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स है लिविंग थिंग्स के। लेकिन कुछ फीचर्स क्या है, वो बॉडी के इनसाइड होते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि बॉडी में जो बहुत सारे केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स जो रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसी तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक ना? और उसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब क्या है, एक एक करके डिटेल्स में हम देखेंगे अभी। ये सब है बॉडी के इनसाइड, मतलब बॉडी के इनसाइड ये प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद कहता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है जी? तो कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, इवॉल्व भी करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग को ठंड लगे तो क्या करता है, तो हमारा बॉडी जो है ठंड के अपोजिट बॉडी को हीट करता है, हमारा बॉडी का सेल्स। तो ये क्या है, हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, उस माहौल के अनुसार अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स, है ना? अब एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है? ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ क्या है, कहता है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? जैसे अगर बोले आपका फंडामेंटल फूड क्या है, तो क्या बोलिएगा? दाल रोटी चावल सब्जी। उसी तरह सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? दो चीज, ग्रोथ में दो कैरेक्टर है। एक तो होगा कि इंक्रीज, जैसे मास में इंक्रीज करेगा, और दूसरा नंबर ऑफ सेल्स में। तो मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया या अमीबा, कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलर। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल है, एक सेल से 2 सेल हुआ, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल्स। जैसे एक सेल, एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल हुआ ना। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स की संख्या तो बढ़ गई, और साथ में क्या होगा, मास भी तो बढ़ेगा सबको। अगर वेट करेंगे तो मास भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ में दोनों कैरेक्टर होते हैं, मास और नंबर ऑफ सेल्स दोनों बढ़ते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर, उनमें जो डिवीजन होता है, एक सेल से 2, 2 सेल से 4, ये क्या है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब देखिए यूनिसेलर का मतलब क्या है?
बहुत बेसिक भाषा में समझना है। यूनिसेलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, मल्टी सेलर का मतलब होता है बहु कोशिकीय। जैसे मान लीजिए कि जो बैचलर होते हैं आमतौर पे, मान लीजिए दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो एक रूम लेगा, उसी रूम में किचन बनाएगा, बाथरूम बनाएगा, ठीक है, बेडरूम रहेगा, स्टडी टेबल भी रहेगा, एक ही रूम में सब कुछ। और कोई एक अमीर बाप का बेटा है, तो वो क्या करेगा, एक सेपरेट लेगा फ्लैट टाइप, किचन अलग, बाथरूम अलग, बेडरूम अलग अलग, स्टडी टेबल अलग, है ना। तो इसका मतलब काम एक ही था, एक काम करने के लिए अलग अलग रूम लिया गया, अलग अलग जगह बनाया गया। तो ये हो गया आपका मल्टी सेलर। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हम लोग को क्या है, देखने के लिए क्या है जी, आंख है, सुनने के लिए कान है, समझने के लिए दिमाग है ना, खाने के लिए मुंह है, दांत है, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या है, सिर्फ एक ही कोशिका है, और एक ही कोशिका में खाना पीना, आँख, मतलब आँख नाक कान मुंह सब है, एक कोशिका का ही बना हुआ है। ये है यूनिसेलर। और ये कौन सा होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब एक कोशिकीय होता है, एक ही कोशिका है उसके पास, और उसी में सारा काम है। अगर नहीं समझे तो और समझाता हूँ कोशिका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए घर है, तो घर का बेसिक यूनिट क्या होता है, ईट। एक ईटा लगाए और उसी ईटा को फिर दूसरा ईटा जोड़ के, तीसरा जोड़ के, ढेर सारी चीज लगा के घर बनाए, तो बोलेगा घर का सिंपल यूनिट क्या है, तो ब्रिक्स। उसी तरह हमारे बॉडी का, हमारा जो बॉडी सेल है उसका सबसे सिंपल यूनिट क्या होगा, सेल। एक सेल, समझ गए, मतलब एक ईटा। तो वही हुआ यूनिसेल। अब समझ गए होंगे। अब कहता है कि जो ग्रोथ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या सबका पैटर्न और ड्यूरेशन एक ही होता है ग्रोथ का, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में जो ग्रो होता है, तो क्या मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होता है, तो बोलिएगा नहीं। तो प्लांट में क्या है, कंटिन्यूअस ग्रो होता है, मतलब पूरे लाइफ स्पेन तक क्या होगा, उनमें ग्रो होता रहेगा, है ना, सही बात। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन थिंग्स की, तब तब ऐसा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे एनिमल्स, जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें, तो हम लोगों में क्या है जी, एक सर्टेन एज आने के बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा क्या है, प्लांट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नहीं है। तो उसी तरह, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो पैटर्न है और ड्यूरेशन है, पैटर्न मतलब किस रूप में बढ़ेगा, पैटर्न मतलब किस रूप में बढ़ेगा, और ड्यूरेशन मतलब कितना दिन तक बढ़ेगा। तो प्लांट्स में क्या है, अनलिमिटेड टाइम होता है, लेकिन एनिमल्स की बात करेंगे तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। इसमें भी ग्रोथ कैसे है, सेल डिवीजन के द्वारा। अब कहता है कि सेल डिवीजन जो होता है, जिसके द्वारा सेल की डिवीजन होती है, कोशिका की वृद्धि होती है, क्या ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के समय ही होता है, तो ऐसा नहीं है। सेल डिवीजन और भी समय होता है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, कहीं पे चोट लग गया है ना, इंजरी हो गई, तो वहां का सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है। अब उस सेल को भरने के लिए नया सेल बनता है, तो इसका मतलब वहां भी सेल डिवीजन हुआ। क्यों हुआ, ड्यू टू सम इंजरी। तो ये जो जो लॉस्ट सेल है, उसको भरने के लिए जो नया सेल बनता है, वो कहाँ से आता है, अलग से नहीं, बॉडी के अंदर से ही आता है। है ना। अब देखिए, कहता है कि क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, क्या ये ग्रो करता है, हाँ वो भी ग्रो करता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन पे क्या हो, बर्फ गिरते गया, तो धीरे धीरे पहाड़ की हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उसी तरह रेगिस्तान में जाइए, सैंड ड्यून्स, तो उसमें भी क्या होता है, सैंड ड्यून्स शेप ले लिया, और उस पे बालू आते जा रहा है, और उसका साइज बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स में भी ग्रो हो रहा है, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रो हो रहा है। डिफरेंस कहाँ पे, तो डिफरेंस है कि जो लिविंग थिंग्स होती है, इसमें जो ग्रो होती है बॉडी के इनसाइड होती है। लेकिन अभी जब हमने बात किया माउंटेन या सैंड ड्यून्स का, इसमें जो ग्रो होगा क्या होगा, आउटसाइड से। बात समझिए, समझ गए होंगे। अब देखिए, उसके बाद कहता है कि तो लिविंग थिंग्स में क्या है, लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रो करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग्स में भी कैरेक्टर पाया जाता है। तो इसलिए कहेंगे ग्रोथ क्या है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कि एक ऐसा एग्जांपल दिया उससे पता चल जाए लिविंग थिंग्स का करेक्टर है, नहीं, ऐसा ग्रोथ नहीं है। ठीक ना। चलो, ग्रोथ हो गया। अब आगे देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब, जैसे रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन को? तो कहता है कि नया इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है, और वो इंडिविजुअल्स उन्हीं की तरह दिखता है जब वो बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए टाइगर है, तो टाइगर का बच्चा क्या होगा? बच्चा में भले दूसरे तरह दिखेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा, ग्राउंड होगा, तब वो क्या होगा? टाइगर की तरह ही दिखेगा। ठीक। और सेम काइंड, तो टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा, लायन नहीं हो जाएगा। रिप्रोडक्शन कितने तरह का है, जो 12th में आप पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में चैप्टर में। अब रिप्रोडक्शन कितने तरह का है? एसेक्सुअल और सेक्स। अब देखिए, इसको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब, जैसे मान लीजिए ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ, दोनों मिलेंगे, तब इनसे क्या होगा? बेबी होगा। तो कितने माता पिता हुए हैं? दो आदमी की जरूरत हुई ना। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ए सेक्सुअल में क्या है? ऐसा नहीं है, एक ही पेरेंट, और इसी पेरेंट से क्या होगा? बच्चा हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देख रहे हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो बोलेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह का होता है? बाइनरी। बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो भाग में, फिजन मतलब टूट जाए, दो भागों में टूट जाए। जैसे ये देखिए अमीबा। अब यही अमीबा क्या होगा? बड़ा होगा साइज, और यहीं से अलग हो जाएगा, तो बन गया दो अमीबा। तो यहाँ पे एक ही माता पिता, मतलब माँ हो या बाप हो, एक ही आदमी है, और उसी से प्रोडक्शन हो रहा है। ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको बात समझ में आए होंगे। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल है, बर्डिंग। बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा जीव है, वो छोटा जीव है, उसमें होता है। इसमें आप देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे है। अब ये क्या होगा? साइज बड़ा होगा, फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए अलग हो जाएगा, तो ये डॉटर सेल दे देंगे। उसी तरह प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मतलब फ्लैट वर्म जो होता है उसी को बोलते हैं। समझते होंगे आप लोग, कृमि जो होता है फ्लैट वर्म। अब देखिए ये क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से बॉडी पार्ट टूट गया। ठीक है ना। बॉडी पार्ट जब टूट जाएगा, तो ब्रेक होके दो पार्ट में बन जाएगा। इसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। जैसे छिपकली है, तो छिपकली का पूंछ अगर काट दीजिए तो क्या होगा? फिर से उसका पूंछ आ जाता है। लेकिन आदमी का हाथ काट दे तो दूसरा हाथ आएगा? नहीं आएगा। बात को समझ रहे हो? तो वो क्या हुआ? रीजनरेशन। लेकिन छिपकली का जो पूंछ करता है, तो तो छिप तो जो पूंछ है बचा हुआ, क्या उससे नया छिपकली बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन जो ट्रू रीजनरेशन होगा उसमें क्या होगा? जैसे प्लेनेरिया फ्लैटवर्म, इसका एक जगह से कहीं कट हो गया, मान लीजिए काट दिया हम, तो वो कटा हुआ जो छोटा सा भाग, वो क्या होगा? पूरे फ्लैटवर्म बन सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। है ना। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो कहता है क्या, कि जैसे बैक्टीरिया हुआ, अलगी हो गया, अमीबा हो गया, तो इसमें कैसा है जी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किस तरह का? बाय फ्यूजन। अभी जो दिखा है। उसी तरह ईस्ट और हाइड्रा में क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पार्ट लेता है। अब उसके बाद देखिए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? फिलामेंटस अलगी होगा, फंगस होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, और प्लेनेरिया में होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक अलगी है, ठीक है। अब ये क्या होगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो दो बन गए। समझो, फ्रैगमेंट करके ये किस में पाया जाता है? फिलामेंटस अलगी, फंगस, ब्रायोफाइट्स, और प्लेनेरिया। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किस में होगा? हायर ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, हायर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस बट सेम स्पीसीज। मतलब कि मेल में गैमेट बनेगा, और फीमेल में गैमेट बनेगा, लेकिन दोनों क्या है? ह्यूमन है, मनुष्य है, ये भी याद रखना है। लेकिन अपोजिट सेक्स है, मतलब एक महिला है और एक पुरुष है।
और इनमें से गैमिट बनेगा। ठीक है। गैमिट का मतलब क्या होता है? गैमिट का मतलब हुआ कि जो उनमें कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म में, उसके आधा कैरेक्टर को, जैसे ऐसा समझिए, ऐसे समझाता हूँ। एक सेकंड। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ले लीजिए। जैसे जैसे समझा है, बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, आधा कैरेक्टर्स मेल की तरफ से आया और आधा कैरेक्टर्स किसकी तरफ से आया, फीमेल की तरफ से। तो जो मेल की तरफ से कैरेक्टर आया है इस बच्चे में, तो ये लाने का काम कौन किया? ये लाने का काम करता है गैमीट। तो गैमीट क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये क्या करता है? तो जेनेटिक मटेरियल जो है, आधा जेनेटिक मटेरियल ये लाएगा और आधा जेनेटिक मटेरियल माता जी की तरफ से आएगा। तो बच्चा में जो गुण आया है, तो आधा जेनेटिक मटेरियल किससे किधर से है, पिताजी से, और आधा जेनेटिक मटेरियल माता जी की तरफ से आया। गैमिट समझ गए होंगे। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो दो पेरेंट इसमें चाहिए, मेल और फीमेल। अब देखिए कहता है कि जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन कुछ क्या है जी, कुछ रिप्रोडक्शन ऐसे हैं जिसमें, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। क्या मतलब है? जैसे अगर आप बात करिए स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल कपल्स, मतलब कि ऐसे कपल्स जिनको बच्चा नहीं हो, तो वो क्या है, इनफर्टाइल है, स्टेराइल है। उसके बाद जैसे हनी बी, तो मधुमक्खी कितने तरह का होता है? तीन तरह। एक तो होगी क्वीन, एक होता है ड्रोन जिसको नर मधुमक्खी बोलते हैं, और एक होता है वर्कर बीज। तो वर्कर जो मधुमक्खी होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते हैं, ये बेबी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो गया, म्यूल, जैसे म्यूल होता है खच्चर जिसको बोलते हैं, ये वर्कर बी है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब रिप्रोडक्शन किसी भी कीमत पे नहीं करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये भी नहीं है रिप्रोडक्शन का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं क्या चीज का, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। तो कहता है जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बना है, तो बहुत सारे केमिकल से मिलके बना है। ये केमिकल कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। ठीक ना। अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में, और अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग फंक्शन भी है। तो कहता है कि जितने सारे बॉडी में केमिकल्स हैं, उस केमिकल रिएक्शन को जोड़ देंगे, सारे केमिकल रिएक्शन को अगर जोड़ दें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलर है, बैक्टीरिया से लेके मल्टी सेलर, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म कितने तरह के हैं देखिए, मेटाबॉलिज्म दो तरह के। कितना तरह का, तो पहला देखिए एनाबॉलिज्म। हमेशा याद रखिएगा कि एनाबॉलिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब संरचनात्मक, रचनात्मक, कुछ यहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं अपना। तो ये जो फूड बनने की प्रोसेस है, तो मान लीजिए फूड बना, जैसे दाल बना, तो दाल में क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन किससे बनता है, एमाइनो एसिड से। तो एमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बना, ये प्रोसेस क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ, तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है टूट जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल से। जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर टूट जाएगा किस में, ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्लस एटीपी में टूट जाएगा।
और ये एटीपी क्या है, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कब, जब हम लोग रिस्पायरेशन करेंगे, मतलब ग्लूकोज जो है टूटता है किसमें, एटीपी में टूटेगा। तब हम लोग मतलब किसके थ्रू, रिस्पायरेशन के थ्रू, तो हमें ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, वो भी क्या है, कैटाबॉलिज्म। अब समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जैसे हम लोग कोई भी काम करें, ठीक है ना, कहते हैं एनर्जी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू डू, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, आंख की पलक झपक रही है, हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या है, एनर्जी, सॉरी, एनर्जी लग रही है, ऊर्जा लग रही है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तो आपने जो रोटी चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें, वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब ग्लूकोज क्या है, ब्लड में पड़ा हुआ है, ठीक समझते जाइए। ग्लूकोज हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है, ब्लड में। और हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज प्लस हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाएगा, HbO2, हीमोऑक्सोग्लोबिन। और ये क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ मिलके रिएक्ट करके, और ये ग्लूकोज टूट जाएगा किसमें, एटीपी में। तो जैसे एटीपी में टूटेगा, तो हम लोग एटीपी के फॉर्म में ही हम लोग ऊर्जा लेते हैं। तो एटीपी जैसे हम लोग को मिला, तो हम लोग को ऊर्जा आ गया, तो काम करने में इजी। समझे कैसे काम करता है बॉडी में। अब देखिए आगे, कहता है कि क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म होता है, बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स में तो मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए पहली बार निकल के आया कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स है। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे लिविंग बींग्स को दर्शा सकता है। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे देखिए, जो क्लास 9th में है, 10th में है, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, उनके लिए फायदा होगा, उनमें भी है ये सब टॉपिक। अब आगे देखते हैं, क्या है, कॉन्सियसनेस। अब ये क्या है, अब जैसे कहता है कि ये सबसे टेक्निकली और कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है सारे लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें क्या होती है जी, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुली। अब देखिए एक चीज पता है, हम लोग जो है इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं या नहीं करते, नहीं सर। तो गर्म हवा आया, तो क्या उसे महसूस करते हैं, करते हैं। हमारा बॉडी क्या करेगा, उस गर्म हवा को बैलेंस करने के लिए बॉडी को ठंडा करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और ये जो बॉडी में चेंजेस होता है, किसी भी फॉर्म में दिख सकता है, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, या बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। तीनों तरह के फिजिकल में, जैसे कैसे हो गया, जैसे डायरेक्शन ऑफ लाइट, साउंड, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ड्यूरेशन ऑफ डे। जैसे जैसे एक देखिए सूर्यमुखी का पौधा, तो आप देखिएगा कि सनलाइट, जो सन है, जिधर जिधर मूव करेगी, एक्चुअली मूव पृथ्वी करती है, लेकिन जनरल वे में समझिए कि सनलाइट, जो सन सूर्य है, जिधर जिधर घूमेगी, तो सूरजमुखी का जो फ्लावर है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके डायरेक्शन में, है ना। ये चीज है, अभी देखेंगे एग्जाम्पल। कहता है कि जितने तरह के ऑर्गेनिज्म हो, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, और यहाँ से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। अब देखो थोड़ा सा समझिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क क्या है। तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोट्स में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, और इसी क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए। डीएनए क्या है, तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, बोलेंगे कि, देखते हैं तो क्या बोलते हैं घर में जी, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बूढ़े पुराने, वो बोलेंगे कि अरे इस बच्चे का आंख देखो, इसके पापा की तरह मिल रहा है, इनकी मम्मी की तरह मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ जी, ये डीएनए है, क्योंकि माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में है, समझे। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगिया हो गया, यहाँ पे, है ना। तो अब ये सब क्या है, बहुत सारे चेंजेस दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट में।
जैसे सोयाबीन, रेडिस, है ना। तो सोयाबीन और रेडिस जो मूली है, क्या कोई भी सीजन में आप लगा सकते हैं? कोई भी सीजन में नहीं लगा सकते। सर्दियों के समय आपको मिलेगा ये रेडिस, मूली, है ना। जैसे जानवरों में बात करें, सिप, गॉट, हाउस, क्या ये अपना ब्रीड जो रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी सीजन में होता है? कोई भी सीजन में नहीं होता है। इसका स्पेसिफिक सीजन होता है, जैसे विंटर में, समर में, ऑटम में, है ना। जैसे सिप हो गया विंटर में, और गॉट जो है समर में, ऑटम पतझड़ के समय जो है, ये लोग अपना ब्रीड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब सीजनल ब्रीडर्स हैं। मतलब जैसे डॉग्स रेनी सीजन में अपना प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये ये क्या हो गया, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। सीजन, उनका अगर सीजन आएगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन बिहेवियर उनमें दिखने लगेगा। समझ गए? तो ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। मतलब इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना और उसके अनुसार बॉडी में चेंजेस आना, ये है कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स क्या है जी? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये खुद जागरूक है हर चीज के लिए। इसमें सेंसिटिविटी होती है, मतलब अवेयरनेस रहती है। किस चीज अवेयरनेस होती है? सेंसिटिविटी होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर गर्मी लग रही है, गर्म मौसम है, तो बॉडी हमारा कूल होगा। अगर बाहर मौसम ठंड है तो हमारा बॉडी उसके अनुसार बॉडी को हिट करेगा, बैलेंस करेगा। तो ये क्या है, खुद बॉडी करता है क्या? या तुम्हें बोलना पड़ता है कि अपने बॉडी को ऐसा करो वैसा करो? नहीं ना, बॉडी में खुद होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस किसमें है? सिर्फ ह्यूमन में। ठीक है ना। अब एक चीज का जिक्र किया है कि मान लीजिए कोई आदमी कोमा में, कोई पेशेंट है कोमा में, या लंग्स और हार्ट को रिप्लेस जब करते हैं, तो उस समय वो ऑर्गेनिज्म में क्या कंसियसनेस होता है? तो कंसिस्टेंस नहीं होता है उसमें। तो ना ही उसको नॉन लिविंग मानते हैं, ना ही मरा हुआ मानते हैं। ठीक है ना। तो कंसिस्टनेस को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे कि कंसिस्टनेस क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आगे देखिए, एक चीज को समझते हैं। तो अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ कैरेक्टर जी, डिफाइनिंग कैरेक्टर? तो डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कंसिस्टनेस, यही है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को दिखाता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को कब दिखाएगा? जब मल्टीपल लेवल में इंटरेक्शन है। नहीं समझेंगे? बता, जैसे कि जो प्रॉपर्टी सेल में है, तो सेल किससे बना है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है सेल। और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना है? टिश्यू। तो जो फंक्शन टिश्यू में है वो सेल में भी होना चाहिए, क्योंकि सेल सारे मिलके ही टिश्यूज बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर अकेला सेल को बोले कि टिश्यू का फंक्शन दिखाने, तो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन बहुत सारे सेल मिलके टुगेदर मिलके टिश्यू का फंक्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टी। तो इमरजेंट प्रॉपर्टीज कब काम करेंगे? जब पार्ट्स एक साथ काम करेंगे तब। मतलब सेल है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का काम करेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गेन की तरह बिहेव करेगा। अकेला एक टिश्यू ऑर्गेन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो इसलिए वाला कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को दिखाता है। समझ गए हम लोग? ठीक है। अब ये कंसेप्ट सब जगह लागू होता है। मतलब मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, और ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स का क्या है, लिविंग बींग्स में सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व होता है, और रिस्पॉन्सिव सिस्टम भी होता है, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर। और जितने तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस चीज के थ्रू? जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। तो मान लीजिए पूर्वज था, पूर्वज पूर्वज से जो है, उनमें जो डीएनए का कैरेक्टर था, हम में भी है डीएनए का कैरेक्टर। तो कैसे है? तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू जी? ये बताया, गैमीट के द्वारा। माँ से आया गैमीट और पिताजी से भी गैमीट आया। ठीक ना। और उस गैमीट में जो सेल है, और उस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। उस डीएनए में इंफॉर्मेशन रहता है कि जैसे मान लीजिए बच्चा है, तो बच्चे का आंख हुआ मम्मी के तरह, तो माँ के तरह आंख होगा। तो इसका मतलब उस डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि ये जो बच्चा बनेगा, ये इनकी तरह होना चाहिए। समझ गए?
तो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, इसी जेनेटिक मटेरियल के साथ हम लोग अपने पूर्वज से जुड़े हैं, प्रेजेंट में हैं, और फ्यूचर में जो जनरेशन होगा उससे भी जुड़े रहेंगे। किसके थ्रू? तो इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। समझ गए? अब देखिए, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका पार्ट 2, उसमें और आगे देखेंगे। हार्डली एक लेक्चर और होगा, ये 2 लेक्चर। उसके बाद जो है मैं आपको नीट एग्जाम का क्वेश्चन दूंगा। तो और आप लोग जो है, अगर कुछ भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है? एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उसमें आप क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो, मिलते हैं अगले क्लास।